गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, कैसे शुरू हुई थी। तो हमने वो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली वहाँ पर बन रही थी। मतलब लोग चाहते थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, वो चाहते थे कि एक नेशनल असेंबली बने और जहाँ उनको अधिकार प्राप्त हों। तो आगे देखते हैं। When the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. हमने क्या देखा कि वर्साई में रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था वहाँ का नेशनल असेंबली में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया जा रहा था। तो उसके अलावा जब नेशनल असेंबली बिजी थी ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रांस में और भी घटनाएं हो रही थी। वो कौन सी थी? अ सीवियर विंटर हैड मीट अ बैड हार्वेस्ट, कि वहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसके कारण वहाँ की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के कारण क्या था, जो ब्रेड थे यानी उनका जो मूल भोजन था, जिसे हम पाव रोटी बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ने लगे। तो ऑफन जो बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाई, और उसने जो बेकरी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और वहाँ जमाखोरी करना शुरू कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि जो वहाँ पर बेकरी में जो लाइन लगाए हुए खड़े लोग थे वो बहुत क्रोधित हो गए, उनको गुस्सा आ गया, और जो वुमेन थे उन्होंने उस शॉप को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर क्या हुआ, जो किंग था उसने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि पेरिस की तरफ वो मूव करें, यानी पेरिस की तरफ रवाना हो जाए। तो ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउडेड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल, और 14 जुलाई को जो गुस्से से भरी हुई जनता थी उसने बास्टिल किले को पूरा ही तहस नहस कर दिया। Next, in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way और शहर गांव में जगह जगह ये अफवाहें फैलने लगी कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर हैं, और गांव में क्या खबर फैल गई कि वहाँ गांव के जो लोग हैं, जो लॉर्ड्स हैं जागीरों के जो मालिक हैं, उन्होंने क्या है कि जो डाकू बदमाश हैं उनको हायर किया हुआ है। किस लिए? हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, उनकी पकी हुई फसलों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने डाकू लुटेरों को हायर किया है। कॉट इन फ्रेंजी ऑफ फियर, यानी उनके उन्होंने डर से पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सेज होज एंड पिचफॉर्क एंड अटैक चैटॉक्स, और वहाँ के किसानों ने क्या किया, अपने कुदालें दराती लेकर जो भी उनके पास हथियार थे उनसे चैटॉक्स पर अटैक कर दिया। यहाँ पे जो चैटॉक्स है वो क्या है, जो ग्रामीण किले जो होते हैं उसको कहा जाता है चैटॉक्स। तो इस तरह से वहाँ उन्होंने इस किले को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन्होंने क्या किया, दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स, उन्होंने जमाखोरी वाले धन को लूट लिया, जो ग्रेन्स था अनाजों को लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज़, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जो उनके जिन पर मैनोरियल ड्यूज़ थे, जो कर थे, कर से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स थे, टैक्सेस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड थे उनको उन्होंने जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, और कुछ तो जो नॉबल्स थे, जो सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, वो क्या है, अपने घरों को छोड़कर भाग गए। मैनी ऑफ दैम माइग्रेट टू नेबरिंग कंट्री, और कुछ लोगों ने वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जाकर शरण ली। फेस्ड विद पावर ऑफ दिस रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by Constitution. अब राजा बिल्कुल डर गया, तो उसने क्या डिसीज़न लिया कि जब उसने देखा कि जो उसकी रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट है, रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट मतलब विद्रोही जनता है, उसकी पावर का जब उसने अनुमान लगाया, तो जो लुई 16 था उसने फाइनली ये अकॉर्ड कर दिया
कि जो नेशनल असेंबली है उसको उसने मान्यता दे दी एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो उसकी पावर है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन ही चेक करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उसकी पावर रहेगी, यानी अपनी मनमर्जी से अब वो कुछ नहीं कर सकता। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, यानी 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने ये पास कर दिया डिक्लेयर अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, यानी जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, और टैक्सेस को भी और कर्तव्य को भी, फ्यूडल सिस्टम में जो कर्तव्य थे जो टैक्सेस थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और जो क्लर्जी मैन थे उसके जो मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया गया कि वो अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दे, यानी उनको भी जो पावर्स मिली हुई थी उन पावर्स को वो छोड़ दे। टाइथेड वर अबॉलिश्ड, जो टाइथ्स जो कर था उन पर, टाइथ्स उसको भी ख़त्म कर दिया। लैंड्स ऑन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, और जो चर्च जो टाइथेज था अबॉलिश कर दिया गया, और लैंड जो थे ऑन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, और जो चर्च जिस पर कि कर लगाता था वो भी छोड़ दिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एक्सेप्ट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रे। इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिब्रे जो थी 2 बिलियन लिब्रे की मनी उनके पास आ जाती है। अब देखिए फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, यानी वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में कंप्लीट कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या था, जो मोनार्क की जो पावर थी वो लिमिट कर दी गई थी, यानी राजा की पावर अब लिमिटेड थी। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। अब ये पावर एक हाथ की जगह है, यानी एक हाथ में केंद्रित होने की बजाय ये क्या थी, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। एक आदमी के हाथ में ये पावर नहीं रह पाई, यानी इनको अलग अलग हाथों में बांट दिया गया, यानी जो पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनमें इनको डिवाइड कर दिया गया। दिस मेड फ्रांस, जो पावर्स थी वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर दी गई। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। इस तरह से फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। अब फिगर 7 में आप देखेंगे कि हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, कि किस तरह से जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम था वो वर्क कर रहा था। अब देखिए जुडिशरी है, यहाँ पर जज लोग वोट देते हैं, फिर किंग है वो उसकी जो पावर है वो नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है, ठीक है, और जो मिनिस्टर हैं वो कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स हैं, इलेक्टोरेट्स हैं 50 मैन। अब यहाँ पर भी देखिए कि सभी जो लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। एक्टिव सिटीज़न हैं अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, यानी 28 मिलियन। पैसिव सिटीज़न है नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, यानी इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। Next, Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर जो थी वो क्या थी कि जो लॉ बनाएगा वो नेशनल असेंबली बनाएगी, यानी नेशनल असेंबली को ये पावर दे दी गई कि वो ही कानून बनाएगा। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। दैट इज़ सिटीज़न वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। तो इसके लिए क्या था, पहले जो सिटीज़न थे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चूज़ करते थे, हु इन टर्न चूज़ द असेंबली, और जो ये ग्रुप इलेक्टर्स थे वही फिर असेंबली को चूज़ करते थे। नॉट ऑल सिटीज़न हाउएवर हैड द राइट टू वोट। अब इसमें देखो सभी सिटीज़न को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस equal to at least 3 days of laborers' wage were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। अब इसमें भी देखिए 25 ईयर्स के वो लोग ही वोट डाल सकते थे जो
3 दिन की अपनी सैलरी के इक्वल स्टेटस रखते हों तो उनको ही वोट डालने का अधिकार था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड अ पैसिव सिटीजन, और बाकी के जो तो थे पैसिव सिटीजन थे, यानी जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड देन ए मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर किसी आदमी को 25 वर्ष से जो अधिक कम है वो इलेक्टर बनना चाहता है या असेंबली का मेंबर बनना चाहता है तो उसे हाई ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी उसको वो हाई टैक्स पे करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह की वहाँ की सिचुएशन थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।